हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित सर, करतार कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, मखनिया कुआं, पटना। मैं एक बार फिर तुम लोगों के साथ लाइव जुड़ रहा हूं। तुम्हारे इंटरेस्टेड टॉपिक, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैथ्स के साथ, जो कि तुम लोग ये एयरफोर्स नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी स्टूडेंट के लिए फिर वही टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कशन कर रहा हूं। तो आप लोग फर्स्ट मॉडल टेस्ट दे दिए थे, उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसको तुम लोगों को लाइव डिस्कशन करके जो जो टेस्ट दिए हैं वो टेस्ट में के अपना सॉल्यूशन देख लें। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए थे वो एक बार जरूर टेस्ट दें, आए करतार कोचिंग पटना में, और एक बार इस टेस्ट को अच्छे ढंग से दे। इससे देखिए कितना फ़ायदा तुम लोगों को मिलता है। ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि सभी स्टूडेंट को करना चाहिए। एग्जाम टेस्ट देना चाहिए और अपने आप को का आकलन करना चाहिए। तो देखो तुम लोगों के साथ हम फर्स्ट मॉडल टेस्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लो। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। कहता एक शहर की आबादी 5000 है, इसमें से 2800 लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 2300 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और 400 दोनों पढ़ते हैं। तो कितने लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ये आपको बताना है। तो बताओ बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है डाटा उसके अनुसार ये आपका क्या हो गया टोटल। तो यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया तुम्हारा कितना, तो 5000। और ये दो सेट है, एक वह सेट है जिसमें वह ग्रुप है आदमी का जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ता है, और ये दूसरा ग्रुप है जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और ये दोनों पढ़ते हैं। तो एक सेट को यदि हम ए मान लेते हैं तो ए में कुल कितना एलिमेंट है, तो 2800। अब बी में कुल कितना एलिमेंट है, तो 2300। और जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना है, तो 400। तो तुमसे अब पूछ रहा है कि कितने लोग कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि कितने लोग हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। मतलब कितने लोग हैं जो या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, उसका संख्या पहले निकाल लीजिए। मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 2800 प्लस 2300 माइनस 400। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 4700। मतलब टोटल 5000 है आबादी, जनसंख्या, जिसमें से 4700 आदमी ऐसा है जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, कोई ना कोई न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं। तो बताओ कितना टोटल आबादी कितना है, 5000, और जिसमें से कितना है आदमी जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 4700। तो बताओ कितना बच गया जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो 3000। वो 5000 में से 4700 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, तो 300। मतलब टोटल कितना स्टूडेंट है जो, सॉरी टोटल कितना आदमी है जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसका संख्या कितना हो जाएगा, तो 300। क्लियर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। एक 100 डिग्री को रेडियन में बताओ बच्चों, तुम लोगों को डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताया हुआ है कि 180 डिग्री को बोला जाता है कितना रेडियन, तो पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू कितना, तो पाई रेडियन। तो बताओ तो 1 डिग्री इक्वल टू, तो पाई बटे 180 रेडियन। अब बोलो ये कितना है, 100 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 100। तो देखो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए बस ये रिलेशन तुमको याद रखना है।
चाहे डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो चाहे रेडियन को डिग्री में, बस ये रिलेशन तुमको सिर्फ ध्यान रखना है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो उल्टा लिखेंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, खुद निकल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स ही है, ये हो जाएगा आंसर कितना 5 पाई बाय 9। इसमें टिक कर देना बच्चों 5 पाई बाय 9। बस ये रिलेशन तुमको याद रखना डिग्री से रेडियन में चेंज करने का। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कहता है इसके हलों की संख्या बताता है, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करने पर कुल कितना सॉल्यूशन होगा, यही तुमको निकाल के बताना है। तो देख लो बच्चों, तुम इसका वैल्यू पहले समझ लो थोड़ा सा कि ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, इसका वैल्यू लिखा हुआ कितना, तो 6, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, और इसका आंसर कितना लिखा हुआ वैल्यू 6। इसका मैक्सिमम वैल्यू तुमको निकालने का हम फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं बच्चों कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो रूट अंडर साइन थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और cos थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5। इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो रूट अंडर साइन थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस cos थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब कितना 5। तो बोलो बच्चों, जो LHS में लिखा हुआ है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5, और RHS में क्या लिखा हुआ है 6। अब तुम ही बताओ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है यानी सबसे ज्यादा, और यहां लिखा हुआ है 6 यानी 5 से बड़ा कभी इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, यानी इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना, तो 0, एक भी सॉल्यूशन यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है और RHS में 6 लिखा हुआ 5 से ज्यादा, जबकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है, इसलिए इसका एक भी आंसर नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां x और y का वैल्यू पूछा है, तो ये पहले लिखा हुआ है x प्लस आई वाई और फिर प्लस 7 माइनस 5i इक्वल टू 9 प्लस 4i। तो पहले बच्चों ये दोनों को ऐड कर लो, तो रियल पार्ट से ऐड होता है इमेजिनरी पार्ट, तो x प्लस 7 i ले लो कॉमन, तो y माइनस 5 इक्वल टू 9 प्लस 4i। तो रियल पार्ट फिर रियल पार्ट के इक्वल, मतलब x प्लस 7 बराबर 9, तो x इक्वल टू 2, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, मतलब y इक्वल टू 9। मतलब आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9, लास्ट ऑप्शन, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9। बस पहले दोनों को ऐड करना था, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को, और जब ऐड कर दिया तो ये रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, x और y का वैल्यू निकल गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कहता है द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें, इसका कितना सॉल्यूशन होगा वही तुमको निकाल के बताना है। तो बोलो फॉर्मूला जानते ही होगी हल का, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आई 4 इंटू 1 इंटू 13, तो 16 माइनस 52 इक्वल टू माइनस 36। तो बोलो सॉल्यूशन का फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़े होगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। बोलो b का मान -4 और d का मान रूट अंडर -30 अब बटे 2 इंटू a का मान 1, यानी ये हो गया तुम्हारा 4 और यहाँ 6i अब बटे 2 से कट लोगे तो 2 प्लस माइनस 3i, यही आंसर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3i। ये ऑप्शन किस इक्वेशन का, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए कि हाँ रूट्स इसका रियल है कि इमेजिनरी, तो रूट्स इमेजिनरी, या फॉर्मूला लिख देना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, हो गया आंसर। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कहता 12 PR बराबर 11,880 है, तो R का मान बताओ। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे
तो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेना है 11,880 का। देख लो यहाँ कर रहे हैं पहले 2 बार में 2 पचे 10, 1 8, 18, 4 0। फिर 2 बार में अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं वैसे अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेना है। 2 दूनी 4, 1 9, 18, 2970। फिर 2 बार में 14, 8 5। फिर 3 बार में तो 3 चौका 12, 3 नमा 27 5। फिर 3 बार में 1 मरतब में 3। फिर 3 बार में तो 55। अब 5 बार 11। अब देखो यहाँ 12 है तो तुम भी 12 से लिखना स्टार्ट करना। देखो 2 इंटू 2 एगो 3 ले लिया तो 2 गुने 2 गुने 3 12 हो गया। फिर 11 हो गया और ये दोनों को एक साथ 10। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9। क्लियर बच्चों? देख लो गुना करके इतना आ जाए क्योंकि इसी से तो देख के हम लिखे हैं। ये 2 गुने 2 गुने 3 12, 11, 2 इंटू 5 10, ये दोनों मिलके 9 जो छूटा हुआ है। अब बोलो इसको फैक्टोरियल में लाने के लिए फैक्टोरियल 8 से डिवाइड कर दिए और फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हो गया। फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 8 से डिवाइड। ये क्या हो गया बच्चों? तो फैक्टोरियल 12 और नीचे फैक्टोरियल 8 को 12 माइनस 4 लिख लेंगे। तो बताओ r का वैल्यू क्या आ गया? तो 4। इसी में टिक कर देना r का वैल्यू 4। बात समझ गया कि r का वैल्यू क्या आएगा? तो 4 आएगा। नेक्स्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कहता आर्टिकल शब्द के अक्षरों से वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर सम स्थान ग्रहण करें। मतलब जो वोवेल है इसमें, बोलो वोवेल कौन कौन है इसमें? तो ए है, आई है और ई है। और कॉन्सोनेंट कौन है? व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। तो आर है, टी है, सी है, एल है। तो टोटल 7 लेटर है। कहता है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब परमुटेशन किया जा सकता है इसमें जिसमें स्वर वर्ण हमेशा सम स्थान पर हो। मतलब दूसरा, चौथा, छठा, 1 2 3 4। देखो यहाँ एक जगह 2 और ये 3, ये हुआ सेकेंड पोजीशन, दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान और ये छठा स्थान। इसी पर स्वर वर्ण आना चाहिए। देखो तो इवन पोजीशन भी 3 है, लेटर भी 3 है। कितना तरीका से अरेंजमेंट होगा? फैक्टोरियल 3। बॉक्स भी 3 है और लेटर भी 3 है। कितना तरीका से अरेंजमेंट होगा? फैक्टोरियल 3। अब जो बच गया है तो 4 बॉक्स है और लेटर भी कितना है? 4 है, सब डिफरेंट है। तो कितना तरीका से होगा अरेंजमेंट? तो फैक्टोरियल 4। तो तुम्हारा पूरा काम कब कंप्लीट होगा? जब दोनों का अरेंजमेंट हो जाएगा। तब मतलब टोटल कितना शब्द बनेगा? तो 6 इंटू 24 इक्वल टू 144। 144 यही होगा आंसर कि इस आर्टिकल शब्द से कितने अक्षर बनाए जा सकते, शब्द बनाए जा सकते जिसमें स्वर वर्ण हमेशा सम स्थान पर हो। तो कितना होगा आंसर? 144। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कहता इसके पर 9वां पद लिखना है इस एक्सपेंशन का। कौन सा? देखो फॉर्मूला याद होगा तुम सबको कि 12 NCR और x का पावर n माइनस r y का पावर। तो वैसे बताओ 12वां पद लिखना है तो n के स्थान पर, सॉरी 9वां पद लिखना है, 9th टर्म। तो देखो यहां हो जाएगा 12C8 x बटे a का पावर 4 और माइनस 3a बटे x स्क्वायर का पावर 8। अब इसका कैलकुलेशन सिर्फ कर देना है बच्चों। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये 12C8 तो वैसे छोड़ देंगे और x का पावर 4, a का पावर 4 या माइनस का पावर इवन है प्लस हो जाएगा 3 का पावर 8, a का पावर 8 और x का पावर 16। अब 12C8 लिखो चाहे 12C4 लिखो, बात तो बराबर है, प्रॉपर्टीज है। और यहाँ 3 का पावर 8 हो जाएगा और a का पावर 4 और नीचे
x का पावर 12, यानी ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर 12 से सब प्रॉपर्टीज तुमको बताया गया है कि NCR को तुम लोग NCN माइनस R भी लिख सकते हो। NCR को क्लियर बच्चों, NCR को तुम लोग NCN माइनस R भी लिख सकते हो, बस इसी प्रॉपर्टी से वहां लिख दिए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, कहता किसी एपी के 15 पदों का योगफल क्या, टोटल कितना टर्म का सम पूछा है, द सम ऑफ 15 टर्म्स। कितना टर्म का सम बताना, 15 टर्म का, जिसका फर्स्ट टर्म देल है a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 75। तो तुम लोग बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा Sn का कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, l मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। तो बोलो यहाँ n 15 टर्म का आंसर पूछा है, तब 15/2 अब 5 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 80। अब बोलो ये कितना हो गया कैंसिल होके 40, मतलब कितना 600 इसी में टिक कर देना कि कुल कितना सम आएगा इसको ऐड करने पर, तो 600। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट 10 नंबर, कहता बिंदु दिश और मतलब ये 2, 3, 5 जाती हुई रेखा का समीकरण निकालें। तो बताओ बच्चों सबसे पहले किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए किस किस चीज का जरूरत पड़ता है, तो पॉइंट और स्लोप। तो यहाँ पॉइंट तो दो दिया हुआ, सिर्फ क्या नहीं दिया हुआ है, तो स्लोप। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला तुमको बताया गया है कि स्लोप कैसे निकलता है। स्लोप बराबर पहले दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना, तो 3 माइनस अब बटे दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना, पहले y कोऑर्डिनेट और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट, 5/-3 तो -5/3। बोलो स्लोप मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 बराबर स्लोप और x माइनस x1, यहां हो जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल टू -5x प्लस 10, यानी 5x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन 5x प्लस 3y माइनस 19 इक्वल टू, बस खाली स्लोप निकालना था, पॉइंट क्वेश्चन में दे ले, पॉइंट स्लोप का ही फॉर्मूला यूज कर देना, y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस x1। क्लियर बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कहता समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का रहा है क्वेश्चन में। तो ये सब फॉर्मूला तुमको कितना बार समझाया गया है, बताया गया है कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी निकालना है तो देख लेना पहले RHS 0 है कि नहीं है, x और y का कोएफिशिएंट सेम टू सेम है कि नहीं है, सारा चीज है इसमें। तो खाली डिस्टेंस दूरी बराबर क्या लिख दोगे, खाली दोनों के कांस्टेंट टर्म को घटाना, किसको घटाना, अब बटे रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 16, 9, 25 का अंडर रूट 5 मतलब 2/5 यूनिट। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 2/5। कहता परवलय का समीकरण निकाली, इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। बोलो फोकस देख के बताओ कि कहाँ होगा फोकस, x एक्सिस पर कि y एक्सिस पर, तो कहोगे x एक्सिस पर क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। यदि किसी बिंदु का y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब उसका फोकस x एक्सिस पर होगा। बोलो यही फोकस आ गया 2, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका x बराबर माइनस, बोलो ये पैराबोला का इक्वेशन y² बराबर, जहां a का मान यहां से क्या लिख दोगे तो 2, तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो y² बराबर कितना, तो 8x। यही आंसर, y² इक्वल टू कितना, तो 8x। देखो ये लिमिट का वैल्यू पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है,
लिमिट x टेंस टू 2, इसको 2 का पावर 4 लिख दोगे। तो बोलो ये फॉर्मूला तुम्हारे कॉपी में बताया गया है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर। बोलो ये पूरे लिमिट का आंसर कितना होता है, n इंटू ए टू दी पावर। बताओ यहां क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 माइनस 1, मतलब 2 का क्यूब। तो 4 इंटू 8 इक्वल टू 32। इसी में टिक कर देना बच्चों, बस यही फॉर्मूला खाली यूज करना था कि लिमिट x टेंस टू x का पावर n माइनस a का पावर n बट x माइनस a। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। देख लो लिमिट x टेंस टू 1 रखने पर इसका 0 आएगा, तो 0 बाय 0 के फॉर्म में तो गुणनखंड कर लोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का, फैक्टराइजेशन। तो बताओ क्या आएगा यहाँ, मिडिल टर्म का क्या लिखोगे, इसको माइनस 2x माइनस x, यहाँ 1 का स्क्वायर। चलो बताओ वहां कॉमन क्या है दोनों में, x कॉमन है तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन है तो फिर x माइनस, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी। बोलो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस, कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस 2 और नीचे 1 प्लस 1, मतलब माइनस 1 बाय 2। इसी में टिक कर देना, माइनस 1 बाय 2। क्लियर बच्चों। देख लो ये सब लिमिट का बहुत आसान क्वेश्चन है। y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा है। क्या पूछा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर u इंटू वी पर एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन, तो 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक्स क्यू छोड़ दो, फिर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और माइनस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स। ये ऑप्शन देख लो छोटू, 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स क्यू साइन एक्स। बस सिंपल u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन खाली करना था। यहां भी वही क्वेश्चन है, y बराबर लिखा हुआ x इंटू, तो यहाँ थोड़ा सा खाली डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो, फिर वही 1 इंटू साइन एक्स और फिर x और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। क्या गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, तो साइन एक्स और प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब क्या निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है अब प्लस वाई स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर दो। बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अब वाई का मान लिख दो एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो देख लो बच्चों, ये दोनों को ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो खाली क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं आंसर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, या पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस और यहाँ x इंटू साइन 2x, x इंटू साइन 2x, यही आंसर हो जाएगा। तो देख लो बच्चों, थोड़ा सा यहाँ है, ये पावर में 2 नहीं है, ये एंगल में 2 है, वो साइन 2x लिखा हुआ, पावर में 2 ना है, साइन 2x वहां लिखा हुआ है, और वही ऑप्शन में टिक कर देना। कहता ए और बी दो घटना इस प्रकार से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए इक्वल टू 1 है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देख लो बच्चों, यानी यहां हो गया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए, या ये भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो बोलो ऐसा कब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान, जब ए बी का सबसेट हो। ये सब तुम्हारे कॉपी में बताया गया कि यदि ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए लिखेंगे। तो बोलो यहाँ वही चीज ने लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यानी क्या कहेंगे, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए सबसेट बी। इसी ऑप्शन में टिक कर देना, ए सबसेट बी। कहता है थीटा कोई सदिश राशि है ए तथा बी के बीच का कोण का, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बराबर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम है। तो क्या कह दोगे कि ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा। तो बताओ ए बी तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो बोलो टेन थीटा का मान 1 है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब तब वो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है। बस खाली दोनों का फॉर्मूला लिख देना, ए क्रॉस बी का ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा ए बी साइन थीटा। क्लियर बच्चों? देख लो 19 नंबर, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा तो क्या लिख दोगे, ऑर्डर कितना तो 3 और डिग्री कितना तो 2, कोटि और घात। तो ऑर्डर हो जाएगा कितना 3 और डिग्री हो जाएगा, मतलब ये हो गया कोटि और ये हो गया घात। तो कोटि 3 और घात 2, इसमें टिक कर देना, हाईएस्ट यहाँ है, इसी का ऑर्डर इसी का डिग्री लिखना है बस। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। वही देखो ये फंक्शन है, ये उसका डिफ्रेंसिएशन है, 1/x का डिफ्रेंसिएशन पढ़े हो -1/x², तो वैसे 1/y का डिफ्रेंसिएशन -1 बटे। तो बोलो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है कि e² माइनस ई बटे 1, ई कॉमन ले लोगे तो ई बटे 2 और -1, बस इसी ऑप्शन में टिक कर देना। बस ये फॉर्मूला खाली यूज करना है, ई टू दी पावर एक्स फंक्शन और प्लस उसका डिफ्रेंसिएशन। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट 21 नंबर, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। बोलो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा dx बटे √1 माइनस x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स और 2x और जो x में मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड कर दोगे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, तो साइन इनवर्स 2x प्लस c। इसी में टिक कर देना, साइन इनवर्स 2x प्लस c। क्लियर बच्चों? देखो नेक्स्ट 22 नंबर, इसका वैल्यू पूछा, सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो बोलो पहले तो माइनस है, माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस माइनस अब प्लस और साइन इनवर्स 1/2। बोलो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, तो π/3 प्लस π/6, इस साइन 90 हो गया। अब साइन 90 का वैल्यू कितना तो 1, इसमें टिक कर देना, साइन 90 का वैल्यू 1। क्लियर बच्चों? देखो 23 नंबर,
कहता ए बी का ट्रांसपोज, ए और बी कोई मैट्रिक्स है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा यही बताना। क्या हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, तब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, उल्टा इंटरचेंज कर जाएगा, जो बाद वाला हो पहले, पहले वाला बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, तो बोलो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का तरीका या तो प्रॉपर्टी यूज करो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं कि R1 के बदले R1 माइनस R2 और R2 के बदले सेकेंड रो के बदले सेकेंड रो माइनस थर्ड रो। बोलो माइनस करोगे तो x माइनस वाई 1 माइनस 1, यहाँ y प्लस एक्स, अब माइनस जेड माइनस एक्स करोगे तो y माइनस जेड, फिर ये y माइनस जेड, फिर ये 0 और यहां हो जाएगा x माइनस वाई, फिर z1 और z प्लस। अब बस इसको थर्ड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना सिर्फ, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 लिखना, इसके रो और कॉलम को ढक देना बस। तो बोलो ये सब ढक के खाली क्या बचेगा यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब माइनस फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। इसके आंसर में एरर है बच्चों, ये आपको 4 में भी कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा, जो आएगा वही ये आंसर हो जाएगा। इसी को खाली सॉल्व कर देना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, वही तुम्हारा आंसर। देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कहता किसी जीपी का थर्ड टर्म, तीसरा पद 4 है तो इसके 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। थर्ड टर्म दिया हुआ कितना, तो तुम लोग जानते हो थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर बराबर कितना, तो 5 टर्म का सम पूछा, मतलब ए प्रोडक्ट ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए आर का पावर 4, ये हो जाएगा ए का पावर 5 और आर का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कितना हो गया आर का पावर 10। तुम इसको ऐसे लिख सकता a इंटू आर स्क्वायर का पावर 5, a इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ कितना 4, मतलब आंसर हो जाएगा 4 का पावर 5। इसी में टिक कर देना 4 का पावर 5। खाली थर्ड टर्म यहाँ लिखना था ए आर स्क्वायर, और यहाँ 5 टर्म लिख दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब पांचों का प्रोडक्ट पूछा, पांचों को मल्टीप्लाई कर दिए गुणनफल, तो ए का पावर 5 आर का बेस से में पावर सबइड हो जाएगा, आर का पावर 10, उसको ऐसे लिख दिए ए इंटू आर स्क्वायर का पावर 5, क्योंकि हम वैल्यू इसी का जान रहे हैं 4, वहां 4 पुट कर दिए, आंसर आ गया। बच्चों आज मॉडल टेस्ट 1 का तुमको सभी 25 क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन कर दिए। उम्मीद है कि तुम लोग अपनी गलती को यहाँ से ढूंढ के उसमें सुधार करोगे और आगे अच्छा करने का प्रयास करना है। और सबसे बड़ी बात है कि दोबारा फिर गलती रिपीट, ये लाइव डिस्कशन का करने का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने गलती को देखें और उसमें सुधार करें और प्रयास करें कि दोबारा फिर ये गलती कभी ना करें। इसलिए तुम लोग बच्चों अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है, और जो इसमें डाउट रहेगा प्रॉब्लम रहेगा वो आके पूछ भी सकते हो। और फिर हम तुम लोगों को अगला मॉडल टेस्ट के साथ मिलेंगे कल इसी टाइम में। अब तुम लोगों के सामने डीके सर फिजिक्स का लाइव डिस्कशन करेंगे। तो डीके सर अब आ रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम लोगों के चहेते
तो आज करतार यूट्यूब पर 25 क्वेश्चन किया जाएगा। ये पहला सेट है और हम लोग एक एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको, और जो आप टेस्ट दिए उसमें देखिएगा क्या आपका एरर था। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बलाघूर्ण का विमीय सूत्र। देखिए बलाघूर्ण का विमीय सूत्र, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। देखिए बलाघूर्ण जो होता है इसको टॉर्क भी कहा जाता है, इसको कपल भी कहा जाता है, हिंदी में एक और नाम है बल युग्म। देखिए बच्चों यहां पर देखना होगा आपको, बलाघूर्ण जो होता है तो बल का घूर्ण है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ये। तो जिसमें भी मोमेंट लगा हो तो आपका आर से रिलेशन आएगा, टाउ बराबर एफ आर हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ सकता है। बल आघूर्ण, जिसको टॉर्क कहते हैं, कपल कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं, ये चार नाम से जाना जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि टाउ को कैसे हम लोग निकालेंगे। टाउ का अगर डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का होगा आपका ml_t-2, और यहाँ पर r है तो ये हो जाएगा आपका l। फिर अलजेब्राइक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर l पर कितना होगा, 1 कितना हो जाएगा, ml²t-2, दैट इज द आंसर। देखिए इस तरह निकालेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर ml²t-2। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि जब बल आघूर्ण, एक बात और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बल आघूर्ण टॉर्क का, एनर्जी का, कार्य का, जितना भी वर्क डन, जितना भी एनर्जी होगा, वर्क होगा, सबका जो है सेम रहेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको क्या मिला कि बल आघूर्ण का, ऊर्जा का, कार्य का अर्थात टॉर्क, एनर्जी, वर्क का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला समान होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना भी एनर्जी होगा तो आप 10-12 बोल सकते हैं ऐसे ही, तो कम से कम 12-15 का आपका डायमेंशन एक बार सीख सकते हैं। तो किसका समान हो गया, देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए, टॉर्क हो गया, वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, माने ऑल एनर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा, ml²t-2 ये होगा। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। ये था पहला क्वेश्चन और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो भी रिलेटेड कंसेप्ट है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि ये सेट नहीं करना है, सेट में से रिलेटेड कंसेप्ट को भी देखना है, और इससे जो रिलेटेड कंसर्न जो कभी सवाल पूछा जाएगा तो उसका भी आप आंसर दे सकिए। तो ऐसा आपको करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कराए कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ये आपको बताना है। तो आप लोग भी आंसर को देखते रहिए, हम आपको समय देते रहेंगे। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर ध्यान देना है कि कह रहा है कि कौन जो है सदिश राशि है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनके लिए लिखना जरूरी है। तो पहला है देखिए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव देखिए सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो ध्यान देना है यहां पर। ये सरफेस टेंशन क्या होता है, स्केलर होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों, पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों, स्केलर होता है, अदिश होता है। देखिए यहां पर ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हिंदी क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। ये क्या है बच्चों, टेंसर होता है। टेंसर इसको हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं टेंसर। और दाब जो है तीसरा, दाब, प्रेशर जो होता है स्केलर होता है बच्चों। प्रेशर ये आपका अदिश है। देखिए यहां पर स्केलर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन वेक्टर है, कोई नहीं है।
ये आपका चौथा आंसर सही होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, थोड़ा सा आप डिस्कस कर सकते हैं। सरफेस टेंशन कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं वेक्टर होगा सर, क्योंकि फोर्स है उसमें। तो देखिए यहां पर जो एक्चुअली सरफेस टेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी को, करने का मतलब कि ऑक्युपाई मिनिमम पॉसिबल सरफेस एरिया जो लिक्विड के लिए होता है। तो क्या होता है, उसके जो स्पेस को मिनिमाइज करता है वो। तो इसका डायरेक्शन सर्टेनली आप नहीं बोल सकते कि इधर होता है, तो इसीलिए ये स्केलर हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच है डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अर्थात डायरेक्शन को अगर चेंज कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंशन में चला जाता है। और प्रेशर स्केलर होता है, ये ध्यान देना है आपको। तो ये आपका नॉन ऑफ दीज आंसर सही होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे हम लोग। कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन, तो देखिए हम लोग इसको इंग्लिश में भी लेते हैं। कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन माने कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वैरीज विथ टाइम। ये दिया हुआ आपका, देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर, y इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों -2/3 t² प्लस 16t -12 है। कराए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वैरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग एज, देन फाइंड द टाइम व्हेन इट कम्स इनटू द रेस्ट। कह रहा है कि कब ये जो है कि आपका रेस्ट में आ जाएगा, ये दिया जा रहा है आपको। तो कैसे इसको करेंगे यहां पर ध्यान दीजिए। तो जब भी अगर कहे कि विराम में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, आप उसको जीरो कर देंगे, इससे आपका टाइम निकल जाएगा। तो सभी बच्चों को हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम नाम भी यहाँ पर देख रहे हैं सबका। और जो बच्चे आपके जान पहचान में हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आराम से कीजिए। देखिए v निकालेंगे dy/dt। देखिए बच्चों, जब भी यहां पर फिर से एक बार अंग्रेजी में हम बोलना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी में तो बच्चों पढ़ पा रहे हैं आप, लेकिन अंग्रेजी वाले लोग के लिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी वैरीज अकॉर्डिंग अ टाइम। ये दिया हुआ आपका फंक्शन, माने y इज द फंक्शन ऑफ टाइम के अनुसार बदलता है, चेंज होता है। तो आपको टाइम निकालना है जब जो है बॉडी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर क्या होगा, t² का 2t हो जाएगा और ये होगा 16, dt 1 होगा और इसका 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये आपका 0 कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर ये होगा -40/3 प्लस 16 बराबर 0। तो 40/3 बराबर 16। देखिए 4 से यहां पर चला जाएगा, 4 चौके 16 और 4 3 के 12, t बराबर हो जाएगा कितना, 12 सेकेंड हो जाएगा आंसर। तो देख सकते हैं आप 12 सेकेंड आंसर। देखिए फिर से एक बार समझिए, कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के साथ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी अकॉर्डिंग एज टाइम y इक्वल टू -2/3 t² प्लस 16t -12 के अनुसार बदलता है, वैरीज अकॉर्डिंग एज, देन फाइंड द टाइम व्हेन इट कम्स इनटू रेस्ट। तो आपको टाइम निकालना है जब क्या होगा, ये रेस्ट में चला आएगा। तो ये ध्यान देना, आपको पहले डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग और उसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर देंगे, अर्थात वेलोसिटी को 0 कर देंगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। हम समझते हैं आप पूरी तरह इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहां पर। करा कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको समझाना है यहां पर कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represent the uniform motion।
तो बताना है आपको कि यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि v कांस्टेंट होना चाहिए, v कांस्टेंट होना चाहिए, अर्थात जो वेग होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। ये कहने का मतलब होता है वेलोसिटी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये होता है। देखिए पहले तो समझना होगा कि इसको कहते हैं यूनिफॉर्म होना चाहिए, अर्थात मतलब क्या हुआ, v को हम लिख सकते हैं, अगर r को डिस्प्लेसमेंट मान ले dr/dt, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से यहां पर कि dr/dt अगर मान लिया जाए कि अगर डिस्प्लेसमेंट को r या d कह रहे हैं, r कह रहे हैं और t कह रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका एक ही वैल्यू आना चाहिए, अर्थात डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जब अगर ग्राफ खींचेंगे तो स्लोप आपका एक आना चाहिए, यानी स्लोप का एक ही वैल्यू आना चाहिए, ये कहने का मतलब। देखिए सबसे बड़ी मार्केबल बात ये है कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में जो स्लोप का मान होगा वो एक ही वैल्यू आएगा, ये बात ध्यान देना होगा। तो आप देखिए यहां पर देख सकते हैं, यहां पर चूंकि पहला हम देख रहे हैं तो देखिए वेलोसिटी टाइम में है, तो ये तो स्लोप देखें तो एक्सेलेरेटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ डिस्लेशन है, फिर वेलोसिटी एक समान है और फिर एक्सेलेरेटेड है। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर देखिए ये डिस्लेशन है और ये आपका v कांस्टेंट है और फिर एक्सेलेरेटेड है। देखिए ये तो नहीं होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए ये डिस्लेशन का ग्राफ है, मंदन का ग्राफ है, चूंकि यहाँ पर स्लोप देखिए निगेटिव आ रहा है, तो वीटी ग्राफ में अगर स्लोप निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या हो गया, ये मंदन है, डिस्लेशन का केस है। फिर यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी होगा, देखिए वेलोसिटी यहां घट रहा है, फिर जो है डिस्प्लेसमेंट एक समान हो रहा है, फिर वेलोसिटी क्या है, एक समान हो जा रहा है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए वेलोसिटी हमेशा एक समान रहता है, एक ही स्लोप आएगा इसका, देखिए एक ही स्लोप आ रहा है, तो ये चौथा जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान देना होगा आपको। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे पकड़ते हैं आप यहां देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अगर एक समान गति की बात करेगा तो क्या करना है हम लोग को कि एकदम जो है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो ग्राफ है उसमें आपको ढूंढना है कि एक ही स्लोप होना चाहिए। अगर एक स्लोप होगा दैट मीन्स क्या होगा, v यूनिफॉर्म हो जाएगा और फिर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिएगा तो आपका कंसेप्ट बनेगा। देखिए सवाल से ही कंसेप्ट बनता है, जितना बनाइएगा सवाल उतना ही आप जो मिस्टेक किए हैं पूर्व में तो आपको यहां एहसास होगा और फिर आप सीख जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करता है तब इसका, इंग्लिश वाले के लिख दे, इफ अ बॉडी मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मोशन देन इट्स, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में आपको समझना होगा क्या क्या होता है। देखिए यहां पर v चाल जो है ना कांस्टेंट रहेगा, v जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी बदलते रहता है। अगर v1 की बात करें, फिर देखिए यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, v2 की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वेग क्या होगा, बदलता रहेगा। वेग क्या है, बदलता है, यहां ध्यान देना है, क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। देखिए when a particle या body moves in a uniform circular motion, then speed remains constant throughout the motion, but velocity changes point to point due to the change in direction. ये समझना होगा आपको, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसको डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है और उसके कारण क्या होता है, वह वेलोसिटी वेरिएबल माना जाता है। तो ये है बच्चों कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये चुनना है आपको। निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए अंग्रेजी में लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग चुनना है, राइट नहीं। देखिए ये मार्क करना है, रॉन्ग गलत चुनना है आपको, सही नहीं चुनना है। तो कार्य एक अदिश राशि है, सही है। कार्य का ऐसा ही मात्र जूल है, सही है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य
के द्वारा होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। और W इक्वल टू देखिए यहां पर Fs हो जाएगा, यहां पर किया गया कार्य कभी शून्य नहीं हो सकता है। ध्यान देना, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा देखिए यहां पर किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य के द्वारा होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। फिर यहां पर है कि किया गया कार्य कभी शून्य नहीं हो सकता है। देखिए किया गया कार्य शून्य होता है, जैसे आप अगर मान लिया बात कीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो देखिए क्या होता है, वर्क डन जो है आपका, आप देख सकते हैं यहां पर 0 हो जाता है। तो हो सकता है वर्क डन 0, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। किसी पिंड द्वारा देखिए यहां पर W इक्वल टू F और S के जगह अगर हम लोग हाफ AT² रखें यहां पर, देखिए तो क्या होगा, हाफ AT²। देखिए यहां पर किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य के पूरा होने में लगे समय पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए यहां पर करता है, देखिए यहां पर ये आपका गलत लेकिन लिखा हुआ है नहीं करता है। देखिए यहां पर ध्यान से नहीं करता है, तो ये आपका आंसर जो है 3 देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ शून्य तो हो सकता है, सही है यहाँ पर। तो ये आपका 3 नंबर रॉन्ग को हो गया, यहाँ पर 3 नंबर रॉन्ग है, 3 रॉन्ग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए लगातार बने रहिए, लगातार बने रहिए, देखिए कंसेप्ट बनेगा आपका। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वर्कडन कितना होगा, वर्कडन निकालना है आपको, वर्कडन निकालना है। देखिए यहां पर कह रहा है कि बल इतना है और आर इतना है पर कार्य करता है, तब बल आघूर्ण, अच्छा बल आघूर्ण निकालना है। देखिए टॉर्क निकालना है, टॉर्क। देखिए फोर्स आपका दिया हुआ F, तो सबसे पहले देखिए जब भी टॉर्क निकालना हो तो R पहले लिख दिया कीजिए, 7I + 3J + 4K। देखिए पहले हम लोग देखिए टाउ इक्वल टू R क्रॉस F होता है, टाउ इक्वल टू क्या होगा, R क्रॉस F होगा। तो सबसे पहले R को लिख लीजिए और फिर किसको लिखेंगे, F को लिखेंगे, -3I + J + 5K होगा। देखिए यहां पर, और बस एक लाइन खींच दीजिए और यहां रखिए प्लस माइनस प्लस, याद रखिए टाउ बराबर R क्रॉस F, R क्रॉस F। देखिए यहां पर तो I प्लस लिखेंगे और ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा, 3 × 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा, और माइनस 4 × 1 4 हो जाएगा यहां पर। देखिए ध्यान देना होगा, I वाले को ढक देते हैं और देखिए 15 होगा, -4 होगा, उसके बाद -J लिखेंगे। अब J वाले को ढक देंगे, कितना होगा, 7 × 5 = 35, और देखिए प्लस हो जाएगा, 4 के 12 जब करेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से यहाँ पर, और -12 प्लस हो जाएगा। और K हो गया आपका, देखिए यहाँ पर कितना होगा, 7 + 9। सभी बच्चे भी कर सकते हैं, सभी आप लोग भी कीजिए। देखिए लगातार आप लोग करते रहिए, लगातार कीजिएगा तो फिर आप भी सीख जाइएगा और आंसर वहां देते रहिए। कौन होगा आंसर, मेरे साथ चलिए एकदम, लगातार जुड़े रहिए, कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं बीच बीच में। तो देखिए यहां पर कैसे होगा, तो 11I हो जाएगा आपका, और फिर हो जाएगा आपका -7 और 47 हो जाएगा J, और यहां पर देखिए 9 × 7 = 16K। तो देख सकते हैं यहां पर आपका पहला ही आंसर सही है, देख सकते हैं 11I - 47J + 16K। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए और जुड़े रहिए, लोग को कहिए जुड़ने के लिए, जो भी बच्चे हैं, क्योंकि कंसेप्ट आप देख लीजिए, अपना चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर करा कि निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर स्थित होता है। ये ध्यान देना, आपको कह रहा है कि यहां अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें, which of the following which of the following has center of mass outside। देखिए यहां पर आपको चुनना है कि सेंटर ऑफ मास जो है किसका बाहर है। देखिए यहां पर
तो देखिए सॉलिड अगर हम बात करेंगे, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, सॉलिड स्फीयर का बात करेंगे तो देखिए पूरे में मास होता है। तो जब पूरे में मास होगा तो सेंटर ऑफ मास उसका अंदर लाई करता है। पूरा अगर हम बात करें यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का, तो देखिए पूरा जो है कि मास रहता है यहाँ पर। तो ये सेंटर ऑफ मास तो ठीक रहेगा, लेकिन बाहर चुनना हम लोग को। ठोस बेलन का देखिए, बेलन में भी पूरा मास रहता है यहाँ पर, ये इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर। और एक डिस्क की बात करें तो डिस्क कैसा होता है, देखिए डिस्क कैसा होता है, आप जैसे थाली वगैरह ले सकते हैं आप, देखिए कंसेप्ट को बनाने के लिए। लेकिन रिंग देखिए आप कड़ा वगैरह पहनते हैं, देखिए ऐसा है। तो ये देखिए यहां पर मास नहीं होता है जहां सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको वह पॉइंट जिसके सिमेट्रिकल आपको मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए। तो रिंग है एक, रिंग अंग्रेजी में इसको रिंग बोलते हैं, छल हिंदी में रिंग या छल्ला दोनों बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहां पर सभी बच्चे देखिए बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, लगातार देखते रहिए एकदम। किसी ग्रह का जी होता है, जी किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। स्मॉल जी का नाम जानते हैं, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको बताना है आपको। यहां अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जाए, जी का मान द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट, किस पर करेगा। तो देखिए जी का फार्मूला अगर आप जानते हैं, gm/r², तो देखिए यहां पर मास पर डायरेक्ट कर रहा है निर्भर, देखिए, और इनके आकार पर भी डायरेक्ट कर रहा है। तो 1 और 2 देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका। बस एकदम आराम से पकड़ लेंगे बच्चे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मास से रिलेटेड है, देखिए यहां पर मास से, तो जी आपका किस पर निर्भर करेगा, मास पर, और दूसरा क्या करेगा, r² पर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं शेप पर, डायरेक्ट एकदम शेप यहां से हो गया। देखिए यहां पर शेप पर निर्भर करेगा। देखिए देखिए एकदम आराम से आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है ऐसा प्रश्न। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल यदि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान 1 kg तथा उसके बीच की दूरी 1 मीटर है, the force of attraction, the force of attraction between two body, if they are of 1 kg each and at a separation of 1 मीटर। कहने का मतलब है, देखिए बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, F बराबर हो गया आपका G m1 m2 बाई r स्क्वायर। कह रहा है कि दोनों का मास 1 है और 1 मीटर पर सेपरेटेड है। देखिए दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल हमेशा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन निकालना है आपको, तो इसका G का वैल्यू होता है 6.67 10⁻11, और मास दोनों का 1 दिया हुआ, 1 × 1, और उनके बीच की दूरी 1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कितना हो गया, 6.67 10⁻11 न्यूटन। ये देखिए आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, ये बार बार इस तरह का सवाल आता है, 1 kg 2 kg करके। जनरली 1 kg वाला टेस्ट टाइप कराता है, बहुत इजी होता है अगर आप बनाना जानते हैं, या हमेशा याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट अगर आपको याद है तो बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी तार का यंग प्रत्यास्थता निर्भर करता है, यह ध्यान देना आपको कि यंग प्रत्यास्थता निर्भर किस पर करेगा, इसका भी अंग्रेजी यंग्स मॉडुलस डिपेंड्स ऑन, चलिए सभी लोग आंसर देंगे, लंबाई पर, लेंथ पर है, यहां पर लेंथ पर करेगा, एरिया पर करेगा, ऑन मटेरियल पर करेगा। देखिए यहां पर ध्यान से आप चुनिए किस पर करता है, ये आपको बताना है।
तो ध्यान देना यहां पर जो यंग्स मॉडुलस होता है वो हमेशा मटेरियल पर डिपेंड करेगा, किसका बना हुआ है, इनके पदार्थ पर। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंग्स मॉडुलस, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मूला से रिलेट करेंगे, यंग फोर्स बाय एरिया या FL A del L। तो ध्यान देना होगा यहां पर, ये इसकी गणना नहीं, ये फिक्स रहता है। ये आप फोर्स जब निकालते हैं ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां पर यंग्स मॉडुलस A del L by L, लेकिन ये आपका फिक्स है, ये आपका मटेरियल पर डिपेंड करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो क्या है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगला क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में किस पदार्थ की श्यानता सबसे अधिक होती है। इसका इंग्लिश होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट विस्कोसिटी। तो आपको बताना है कि कोल्टार, जो कोयला से जो बना होता है, कोयला अगर गर्म करते हैं आप, वहां से जो निकलता है कोल्टार, उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल हो गया आपका, पारा Ag हो गया। देखिए जल का सबसे अधिक होता है श्यानता, आपको याद रखना होगा, और इसका लगभग होता है 0.072 होता है। नहीं तो ये तो सरफेस टेंशन होगा, हालांकि इसका वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा प्रश्न में। मैंने ध्यान रखना है। देखिए विस्कस का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो लेयर्स है, अगर देखिए ध्यान से यहां पर कि जैसे मान लिया कि दो लेयर्स, जैसे लिक्विड वाला जो दो लेयर्स होता है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है विस्कस फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप जल के धाराओं को देखे होंगे, क्योंकि गंगा नदी में देखिए लेयर्स जो होता है, देखिए ऊपर में सबसे अधिक वेलोसिटी होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाइएगा तो कम होते जाता है ड्यू टू द विस्कस फोर्स। तो सबसे ज्यादा किस में होता है, ये जल में होता है, वाटर में होता है। देखिए एक बात और समझना होगा कि जितना चिकना होगा उसी प्रकार उसका विस्कोसिटी भी हाई होते जाता है। जब जल को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हीट से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए इसका हम ग्राफ बता देते हैं, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए यहां पर इस तरह, देखिए यहां पर 4 डिग्री सी तक ये आपका वॉल्यूम है। देखिए आप यहाँ ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि 0 से 4 के बीच में पूछा जा रहा है। वाटर के लिए 0 से 4 तक क्या होगा, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम बताना है आपको, वॉल्यूम बताना है। देखिए घटता है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ग्राफ आप पढ़ते हैं तो इसको आप माइन्यूटली चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए घट रहा है कि नहीं, देखिए घट रहा है, यहां तक घट रहा है, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो 0 से 4 तक पूछा जा रहा है, 0 से 4, तो देखिए डिक्रीज करेगा। लेकिन यही अगर हम लोग कंसेप्ट की बात करें डेंसिटी का, तो क्या होगा, यहां पर देखिए इस तरह हो जाता है। ये 4 डिग्री सी है देखिए यहां पर, और डेंसिटी होता है यहां पर 0 से 4 के बीच में। देखिए तो दोनों आप कंपेरिजन कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। तो 0 से 4 में क्या होगा, घटता है, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। द्रव और गैस को किस प्रक्रिया द्वारा गर्म किया जाता है। तो यहां पर देखिए अंग्रेजी में आपको समझना होगा कि लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय द प्रोसेस। ये कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ये आपका रेडिएशन है, और ये नन ऑफ दीज है। तो देखिए आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस और द्रव
हमेशा सम्मोहन विधि के द्वारा, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। क्या होता है? कन्वेक्शन। जैसे आप वाटर को कैसे गर्म करते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए कन्वेक्शन की तरह गर्म होगा। देखिए यहाँ पर कन्वेक्शन हो जाता है, कन्वेक्शन। इसी तरह हवाएं भी गर्म होती है, तो ये ध्यान देना है आपको, सम्मोहन, कन्वेक्शन। ओके, सभी लोग जुड़े रहिए, आप लोग भी आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि तापमान T1 तथा T2, तापमान T1 तथा T1 ग्रेटर एंड T2 के बीच कार्यरत ऊष्मा इंजन की दक्षता। देखिए यहां पर ध्यान देना है, ये तो हर बार हमने ऐसा देखा है कि हर एक क्वेश्चन में कार्नोट इंजन से क्वेश्चन रहता है, और कार्नोट इंजन से इफिशियंसी पर क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहां पर हमेशा के लिए आप याद रखिए, ईटा बराबर, देखिए बड़ा हम सवाल भी आपको करवाए देंगे, 1 माइनस T2/T1। और देखिए ये आपको तक चुन लेंगे 1 माइनस T2/T1 और T2/T1, देखिए यही हो जाएगा। लेकिन हम आपको और विस्तार से बता दें आपको, ये आपका सिंक का होता है और ये सोर्स का होता है। जैसे हम एग्जाम्पल एक देते हैं कि अगर आपको बोल दे 27 डिग्री C से 327 डिग्री C तक वर्क कर रहा है, इसके बीच में। देखिए ऐसा हम क्वेश्चन दे देगा आपको, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों। देखिए तो क्या करेंगे हम, आप ध्यान दीजिए, जो कम होगा ना, कम वाला वो T2 होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, और T1 अधिक वाला होगा सोर्स का। देखिए एकदम जुड़े रहिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो ये कम वाला होगा, पहले क्या करेंगे, दोनों में 273 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और इसमें भी 273 जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 7 0 7 3 10 की 0, हाथ में एक 9 1 10 की 0, हाथ में एक, ये होगा 600 केल्विन। अब देखिए आप आराम से रख के बना लेंगे, 1 माइनस कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे, हमेशा के लिए याद रखिए, और फिर आप बना लीजिएगा। देखिए तो हर एक बार कार्नोट इंजन से प्रश्न रहता है, और कार्नोट इंजन से जो आपका प्रश्न रहेगा बच्चों, देखिए हम समझा दिए एकदम डायरेक्ट, एकदम याद कर लेना है, 1 माइनस T2/T1। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो छोटा वाला ऊपर रहता है, अब बड़ा वाला नीचे रहता है, सोर्स हमेशा बड़ा होता है, ऐसे याद रखिए। एकदम एकदम आता है प्रश्न, इससे क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा फिक्स एकदम। तो आप देख सकते हैं एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कैसे बनाएंगे, 2 डाटा रहेगा डिग्री C में, तो क्या करेंगे, दोनों में 273 जोड़ दीजिए, छोटा वाला ऊपर रखिए, बड़ा वाला नीचे रखिए। सिंक हमेशा ऊपर होता है, सोर्स हमेशा नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आदर्श गैस का गतिज ऊर्जा होता है, तो ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 3/2 kT होता है। क्या रिलेशन है, देखिए पहला ही सही आंसर है, 60 नंबर। देखिए आप लोग इस तरह का पढ़े होंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। आइडियल जो गैस होता है, आइडियल गैस, उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 17 नंबर 17, निम्न में किस तापमान पर ध्वनि का वेग 273 केल्विन पर के अपने मान का दुगना हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि जो टेम्परेचर पर अभी जो उसका वेलोसिटी है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है शुरू का, इस टेम्परेचर के बाद वो कौन सा टेम्परेचर आएगा जब वेलोसिटी उसकी दोगुनी हो जाएगी। देखिए एकदम इसको आसान तरीका से हम बता देते हैं आपको, हमेशा के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इस पर रखिएगा, V1/V2 T1/T2। देखिए दुगना हो जाएगा, तो दुगना भी है शुरू में, बाद में क्या हो जाएगा 2 भी, और ये आपका दिया हुआ है 273, और ये निकालना है 273 केल्विन में, इसीलिए हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 1/2, और ये हो जाएगा √273/T2, स्क्वायर कर दीजिए 1/4 273/T2। देखिए एक बात और ध्यान देना है आपको, सभी को एक बात याद रखना चाहिए, बहुत लोग तुरंत गुना करने लगेंगे, गुना भाग तुरंत करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। पहले देखिए अगर 273 का अगर मल्टीपल कोई आ रहा है
तो आप गुना नहीं कीजिएगा। क्यों, क्या फायदा होगा, देखिए T2 273 और 273 इंटू 4 केल्विन हो गया। तो यहां करेंगे क्या, 273 इंटू 4 माइनस 273, T2 बराबर, देखिए अब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 3 से गुना करेंगे इंटू 3, 3 3 के 9, देखिए आपका डायरेक्ट हो जाएगा 1092। देखिए कितना आसान तरीका है, नहीं तो आप गुना करेंगे तो एक चांस बढ़ जाता है गलत होने का। तो देखिए जब भी 273 का मल्टीपल होगा तो तुरंत गुना मत कीजिएगा, उसको 273 घटाइएगा तो कॉमन आपका दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस मेथड से आप कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, किसी धात्विक गोले का त्रिज्या ज्ञात करें यदि इसकी धारिता, अर्थात कहने का मतलब है कि मेटालिक स्फीयर है, फाइंड रेडियस ऑफ मेटालिक स्फीयर इफ इट्स कैपेसिटेंस इज 1/9 माइक्रोफैराड। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय जो संधारित्र होता है उसकी धारिता दिया हुआ है C = 4πε0r। देखिए बड़ा, और ये आपको R निकालना है, तो ये दिया हुआ है 1/9 म्यू दिया हुआ है, और ये कितना होता है 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा और इंटू R हो जाएगा। देखिए यहां पर तो 9 से 9 चला जाएगा और R = कितना होगा, देखिए ये चला जाएगा ऊपर 10⁻⁻ माइक्रो है, 1/9 माइक्रो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कर ले हम लोग, और 10⁻9 हो जाएगा, तो कितना होगा R का 10⁻³ हो जाएगा जी। ये देखिए पहला ही आंसर होगा, एकदम आराम से कर लेंगे हम लोग। देखिए बच्चे एकदम बने रहिए, सब जितना टाइम लगाइएगा उतना ही कंसेप्ट बेहतर होगा। देखिए यहां पर आपके सामने है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसको ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। द सेपरेशन बिटवीन two electrons is 1 angstrom. Then Coulomb force between them, ये निकालना है। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कुलाम फोर्स से रिलेटेड है ये। F = क्या होगा, Q²/R² फार्मूला होता है, लगा देंगे। K का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, और E Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर बटा, अब देखिए R का मान आपका 10⁻−10 है। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम है 10⁻−10 मीटर, और ये R² है तो 10 क्या होगा -20 होगा। पहले यहां तक देखिए आप आराम से, हम लोग को जल्दीबाजी नहीं है आप समझते चलिए। देखिए तो 9 × 10⁻9 और 2.56 है, और देखिए 19 × 38 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा -20 हो जाएगा। अब सॉल्व कर ले हम लोग। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो पावर को सॉल्व कर ले। यहां पर 2.56 इंटू 9, और देखिए यहां हो जाएगा 29, 29 है यहां पर, तो 29 हो गया, और 10 और जोड़ते 39 हो जाता, तो -9 आपका रह जाएगा, तो 9 दूनी 18, लगभग 1.6 कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मल्टीप्लाई करना है आपको,
तो आपका 2.3 के आसपास आएगा आपको। देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18, आप अगर गुना कर ले तो यहाँ पर देखिए ये आपका पहुंच जाएगा, और ये -1 खपत हो जाएगा। कर लेते हैं अगर आपको दिक्कत, देखिए 5 6 गुने 9, तो 9 6 54 की 4, हाथ में 5, 9 5 45 और 4 49 की 9, हाथ में 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 4 22, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2294, और 2 दशमलव इधर तो ही है, और ये हो जाएगा आपका -9, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2.294 10⁻⁸, और देखिए यहाँ 9 है तो यहाँ लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10⁻⁸, देखिए इस तरह, तो एग्जैक्ट देखिए आंसर हो जाएगा। लगे रहिए, इसमें जुड़े रहिए, आप लोग भी आंसर करके दिखाइए हमको। कह रहा है देखिए यहां पर कि दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए सब पैरेलल में है, पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर तो एक 1/r पैरेलल में है, 1/2 1/4 1/6 r, ये हो जाएगा आपका कितना 12 ले ले, 6 दूनी 12 4 12 2 छक 12 2 छक 12 4 3 12 6 दूनी 12, कितना होगा 6 3 9 2 11/12। अब r इक्वल टू कितना हो गया 12/11। अब r इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 12/11, अब प्लस देखिए उधर 8 है तो 11 88 हो गया, और 12 हो गया। देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा डायरेक्ट, 11 11 99, देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 9.1/11। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का तो क्वेश्चन आप करते रहते हैं, सभी का हम लोग देख रहे हैं, सारे बच्चों का नाम, जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर पैरेलल उसको कर लेंगे, और करके उसको ये सीरीज में हो जाएगा। देखिए पैरेलल में यहाँ पर इक्विवेलेंट अगर हम खींच दें तो ये देखिए आपका 8 ओम हो गया, और ये देखिए आपका पैरेलल वाला था तो 12/11 ओम हो गया। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ओम का नियम परिभाषित करता है, अंग्रेजी में जिन बच्चों को चाहिए, ओम्स लॉ डिफाइन किसको करता है। देखिए V इक्वल टू IR होता है। देखिए यहां पर तो आप देख सकते हैं वोल्टेज है, करंट है, और रेजिस्टेंस तो खैर किसी के लिए फिक्स ही रहता है, तो धारा वोल्टेज दोनों में करता है। देखिए यहां पर बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। ये इनपुट दिया हुआ आपको भी इनपुट दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट है, और V आउटपुट कितना है 5 वोल्ट है। तब इसके ट्रांसफर का फेरो का अनुपात क्या निकालना है आपको, फेरो का अनुपात निकालना है, जिसको कहते हैं टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहां पर ध्यान देना होगा, ES/EP बराबर NS/NP होता है। देखिए संबंध आपको याद रखना होगा कि जो वोल्टेज होता है या EMF होता है वहां पर, उसका फेरो की संख्या से डायरेक्ट संबंध होता है, करेंट का उल्टा होता है। देखिए यहां पर तो हम लोग को इनपुट बटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से यहां पर, तो ये सेकेंडरी, या इसी को लिख सकते हैं V, सेकेंडरी को हम लोग आउटपुट कहते हैं, आउटपुट बटा V प्राइमरी को इनपुट कहा जाता है। तो देखिए आउटपुट है आपका 200, और इनपुट कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, और इधर हम लिख दे N, सेकेंडरी मैंने आउटपुट हुआ है यहाँ पर, आउटपुट
बटा n इनपुट हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 5 से हो गया 40, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 40:1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए आंसर हो जाएगा। आप इस फार्मूला को याद रखिए, बड़ा काम का फार्मूला है ये। और शॉर्टकट में हम एक फार्मूला बता दें आपको, E का N के साथ डायरेक्ट होता है, करेंट के साथ उल्टा होता है। वोल्टेज देखिए याद रखिए, वोल्टेज IMF का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या है, डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, लेकिन करंट का उल्टा होता है। बस इतना ही याद रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम इजी हो जाता है। फिर अंग्रेजी में आप समझ आए, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इनपुट वोल्टेज इतना एंड आउटपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23, निम्नलिखित में कौन एक संग्रहित ऊर्जा का रूप नहीं है। यह आपको बताना है कि कौन जो है संग्रहित ऊर्जा का रूप नहीं है, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म नहीं है। ये कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। संग्रहित ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्टोर्ड माने कौन ऐसा फॉर्म है जो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म नहीं है। देखिए ये यही वाला है। देखिए ये तो स्थिति ऊर्जा है, ये होता है, विद्युत ऊर्जा भी होता है, रासायनिक स्टोर्ड है ये सब, लेकिन ये नॉन स्टोर्ड होता है। ये आपका नॉन स्टोर्ड एनर्जी है। क्या है, नॉन स्टोर्ड एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलता रहता है। तो देखिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होगी। यहां लिखा है विक्षेपित होगी, विक्षेपित होगी, है ना। देखिए यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेविएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहां पर बताना है आपको, इसका होगा अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, जिनको भी अंग्रेजी में चाहिए, गामा रे और कैथोड रे, कैथोड रे, कैथोड रे। ध्यान देना है यहां पर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डेविएट नहीं होता है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, जो डेविएट होता है। तो देखिए कैथोड रे हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये डेविएट नहीं होता है, लेकिन कैथोड रे जो है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये डेविएट हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए 25, निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट माने लॉजिक गेट नहीं है, ये आपको चुनना है। देखिए नॉट तो होता ही है, सही है, एंड भी होता है, नॉट भी होता है, लेकिन ये आप कभी नहीं सुने होंगे, तो ये तीसरा आंसर हो गया। देखिए ये बहुत आसान है, लेकिन हम कहना चाहेंगे आपको कि गेट एकदम याद रखिए, एक जरूर आता है उसमें पहचानने के लिए, तो इसको जरूर देखेंगे। और फिर हम लोग जो है कि नेक्स्ट सेट लेकर के फिर आपके मिलेंगे। जब तक जो भी प्रश्न आपको किया गया उससे रिलेटेड प्रश्न को, उसी प्रकार सिमिलर क्वेश्चंस को आप देखते रहिए, और हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक्स टू ऑल।
गुड आफ्टरनून ब्रदर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, अभी हम लोगों का स्कोर कार्ड ग्रुप के अंदर थोड़ी देर में चला जाएगा, तो उसको देख लेंगे। आप देख लेते हैं कितना क्वेश्चन आप बनाए थे और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन देखना है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो एनालॉजी के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो एक छोटा सा स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर है तो छोटा सा स्क्वायर बन गया। अब हम लोगों को देखना है कि जो ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, तो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों आंसर तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक डबलिंग, जो सिंगल था वो डबल हो गया, तो जो सिंगल है वो डबल होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। हम लोगों का आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनाना अभी बहुत टफ नहीं है, आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना ले रहे हैं। तो अब जैसे यही क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इसमें हम लोगों का ये सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि नॉन वर्बल के अंदर हम लोगों के एयरफोर्स में 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन अपने केवल नॉन वर्बल सेक्शन से है, वो भी सीरीज वाले सेक्शन से है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो इसमें 2 गो फिगर है, इसमें 4 गो है, इसमें 6 गो है। तो 2 से 4 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 होना चाहिए ना। तो 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि परेशान करे तो ऐसा कम है। अब जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है बेमेल चुने, हाँ ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें हम लोगों के डायरेक्शन को भी केयर करना है। कैसे डायरेक्शन को केयर करना है? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये अगर हम एक एम लिख देते हैं, तो अगर हम आपको एम लिख दिए तो यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दे और एक मैं एम यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ से क्लॉकवाइज में चलेंगे तब जगह खाली है, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो जगह खाली है। वैसे ही आपको देखना है कि जो ये एरो बना हुआ है, ये जो एरो बना हुआ है, एक छोटा सा एरो बना हुआ है और एक बड़ा सा एरो बना हुआ है। तो छोटा से बड़ा की ओर जाने में क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यही केयर करना है। जैसे ये छोटा है, छोटा ये बड़ा है, तो छोटा से बड़ा की ओर बढ़ने के लिए इसमें क्लॉकवाइज मुड़ना पड़ेगा, छोटा से बड़ा जाने के लिए इसमें भी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, छोटा से बड़ा की ओर जाने के लिए इसमें भी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे छोटा से बड़ा की ओर जाने के लिए हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यानी नॉन वर्बल में सीरीज का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, और कोई कोई क्वेश्चन हम लोगों का ऑड मैन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन वाले सेक्शन से दिया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी हम लोगों का नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा? तो आपस देखिए, इनके जगह में परिवर्तन हो रहा है। जैसे इसमें कौन कौन सा फिगर है, जैसे आपको देखना है इसमें कौन कौन सा फिगर है। तो इसमें देखिए स्क्वायर भी है, क्रॉस भी है, सर्कल भी है, बराबर भी है। तो कैसे है? तो उनके जगह में परिवर्तन है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ये बॉक्स हो गया, आयताकार बॉक्स हो गया, तो इसके जो जगह है हम लोगों का, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 अगर बोल लें। तो पहले बॉक्स में स्क्वायर के बारे में देखिए, स्क्वायर कहाँ है पहले बॉक्स में? तो पहले बॉक्स में यहाँ है, दूसरे बॉक्स में कहाँ है? यहाँ है, तीसरे बॉक्स में कहाँ है? यहाँ है, चौथे बॉक्स में कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे, इस कॉर्नर पे होना चाहिए। तो इस कॉर्नर पे है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिए। तो ऊपर वाले में अंतर है, यानी आप सर्कल का जगह ढूंढ लीजिए। तो सर्कल के बारे में सोचेंगे तो सर्कल कैसे मूव हो रहा है? तो पहले सर्कल यहाँ पे है, फिर सर्कल यहाँ पे, फिर सर्कल, तो अब सर्कल इस कॉर्नर पे होना चाहिए। तो इस कॉर्नर पे होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है। ऐसे करके ये रोटेट हो रहा है, प्लेस का रोटेशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है उन क्वेश्चन को आप आसानी से बनाइए। अब ये क्वेश्चन हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन दिए हुए, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं?
अब जैसे यही क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है कि DEAF का कोड क्या होगा। तो मैंने कहा था कि जब कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जिसके बारे में पूछेगा अगर वो लेटर ऊपर के दोनों वर्ड में मौजूद हों तो उसको हम लोग कॉमन करके लिखते हैं, उसको एट रैंडम के नाम से हम लोग पुकारे थे, शायद आपको याद होगा, एट रैंडम डिजिट, यानी कि हर लेटर का एक प्रॉपर अपना कोड दिया गया है। तो कोड में कैसे दिया गया, तो डी का कोड देखिए, तो डी यहाँ दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे 3 है, यानी शुरुआत 3 से होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप हमेशा ऑप्शन के हिसाब से चलने का प्रयास करिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों को दूसरे नंबर पे ई है, तो ई लास्ट में है, तो ई का कोड 5 हो गया, यानी 3 के बाद 5 चाहिए, तो 3 के बाद 5 चाहिए, तो ये आंसर गलत हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 8 दिया हुआ, अंतिम वाले में देख लेते हैं, अंतिम वाले में एफ है तो एफ का 7 होना चाहिए, तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। यानी जिसके बारे में पूछा है वो लेटर को ऊपर से ही हम लोगों को कोड करके लिखना था। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये वापस हम लोगों के नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, और क्या इसके आंसर आप दे सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दिए हुए। रिलेशन देखना है कि भाई रिलेशन कैसे काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या है पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन है कि जो ये अंदर में ट्रायंगल है वो बाहर हो गया, जो अंदर में ट्रायंगल है वो हम लोगों का बाहर हो गया। तो यहाँ पे अंदर में क्या है, सर्कल है ना, तो वो सर्कल हम लोगों का बाहर हो जाएगा। तो सर्कल जब बाहर हो जाएगा तो सर्कल बाहर करके किस में दिया हुआ है, तो सर्कल बाहर करके किस में दिया हुआ है, तो सर्कल इसमें बाहर हो गया है, सर्कल इसमें बाहर हो गया, ये दोनों आंसर तो कभी भी नहीं होगा। अब उसके बाद जो बाहर वाला था वो अंदर में चला गया और डार्क हो गया, बाहर वाला अंदर में चला गया और डार्क हो गया। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये पहले से डार्क है, तो डार्क है, सॉरी ये डार्क था तो खाली तो कर ही दिया हम लोग। अब यहां पे देखना था, ये जो बाहर वाला स्क्वायर है हम लोगों का, ये स्क्वायर अंदर में जाएगा, तो स्क्वायर तो अंदर में एक ही जगह दिया हुआ है, तो यहां पे आंसर कर लेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा एरर भी है, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना वो खाली होना चाहिए था, तो वो प्रिंटिंग एरर है वहां पे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का। ये कह रहा है, यहां पे हम लोगों का ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, आप देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। ये कह रहा है कि यहां पे जो दिया हुआ है वर्ड वह है खेल, फिर है फुटबॉल, और उसके बाद हम लोगों का अगला वर्ड है छिपकली, लिजार्ड। तो अब इसमें हम लोगों को रिलेशन ढूंढना है कि कौन सा रिलेशन ठीक बैठेगा। तो फुटबॉल तो खेल के अंदर चला जाएगा, फुटबॉल खेल के अंदर चला जाएगा, बट छिपकली हम लोगों की अलग से, तो छिपकली अलग से, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसान होते हैं, काफी आसान होते हैं, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो इन क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी यूजफुल है। अभी का जो क्वेश्चन है ना हम लोगों का जो पूछता है वह इतना इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो बनेगा, और इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं बनेगा। अब जैसे यही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई गणित और बीज गणित में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि मैथ का बहुत सारा पार्ट होता है, मैथ के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें कि बीज गणित भी आता है, जिसमें कि हम लोगों का एक अलजेब्रा पार्ट भी आता है, ये मैथ का ही पार्ट है, तो ये इसका पार्ट है। हम लोग जानते हैं कि फल में बहुत सारे नाम होते हैं, फल एक से एक है जो अलग अलग नामों से होते हैं, जिसमें एक हम लोगों का बनाना भी आता है, तो ये भी हो गया। अब विश्वविद्यालय, यानी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के विश्व में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हार्वर्ड भी एक यूनिवर्सिटी है, तो ये भी इसके अंदर में आ जाएगा। तो यानी अभी तक ये तीनों सेम क्वालिटी के हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ सामाजिक विज्ञान,
सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में तो हम लोगों का हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, सोशलॉजी आता है, ये सारे सोशल साइंस, भौतिकी तो नहीं आता है। तो ये हम लोगों का डिफरेंट टॉपिक हो गया, तो ये हम लोगों का अलग हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्या हम लोगों में कोई मौजूद हैं जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं? अजय, सूरज, आदित्य, पुनीत कुमार, गणेश, गुड्डू, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या हम में से कोई है जो इसका ठीक ठीक आंसर दे सकता है? तो देखिए, ये कंटिन्यू तो नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो अल्टरनेट चेक करना है। तो 3 से 7 हुआ, मतलब 4 बढ़ गया, फिर 7 से 11 हो गया, फिर 4 बढ़ गया, लेकिन जो अगला बढ़ेगा वह हम लोगों का 15 आएगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको ये वाला ढूंढना है। तो ये वाला ढूंढना है, तो 2 से 6 हुआ, मतलब 4 बढ़ गया, तो 6 से 4 बढ़ के 10 होगा ना, चूंकि यहाँ पे 4 और 4 बढ़ा हुआ है हम लोगों का 2 बार, तो हम लोग भी 2 बार बढ़ाएंगे। कई बार लोगों के मन में लगता है कि 4 के बाद 5 भी तो हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। 4 के बाद अगर 5 भी बढ़ा होता तो आंसर कर लेते, लेकिन प्रायोरिटी किस, प्राथमिकता किसको देंगे? तो प्राथमिकता देंगे 4 बढ़ने को। अगर 4 बढ़ने वाला ऑप्शन में ना दिया रहे तो हम 5 भी बढ़ा सकते हैं, 6 भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है हम लोगों का, दिए गए विकल्पों में से रिलेटेड वर्ड को चुनना है। तो अब रिलेटेड वर्ड को चुनना है, तो जरा आप देख लीजिए कि इसमें रिलेटेड वर्ड हम लोगों का कौन सा है, जिसमें हम लोगों का एक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे छूटा हुआ पार्ट है ये, आप देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है सर्कल, यहाँ पे है ब्रीथ, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन मार्क बताना है। और यहाँ पे हम लोगों का है गोला, और यहाँ पे हम लोगों का घन, क्यूब। तो ये क्यूब है। तो हम लोग जानते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं कि सर्कल को जब हम लोग डार्क कर देंगे तो ये गोले का रूप ले लेता है। सर्कल को डार्क कर देंगे तो गोले का रूप ले लेता है। वैसे ही क्यूब किसको डार्क करने से मिलेगा? तो क्यूब अगर स्क्वायर को हम लोग खूब डार्क कर दें ऐसे, मतलब ये जानते हैं हम लोग सर्कल 2D होता है, सर्कल का 3D क्या होता है? तो गोला होता है। वैसे ही क्यूब 3D है, किसका 3D है? तो स्क्वायर का, यानी वर्ग का वह है, वर्ग स्क्वायर का है, तो स्क्वायर का है, तो हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा। ये बात हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर 2D में होता है, स्फीयर गोला जो है 3D में होता है। वैसे ही हम लोगों का स्क्वायर 2D में होता है, क्यूब 3D में होता है। वैसे ही हम लोग का रेक्टेंगल हम लोगों का 2D में होता है, और उसका क्यूबाइड बनता है, वो 3D में होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है? तो दिया हुआ है पी क्यू की बहन है, पी जो है बहन है, किसकी बहन है? क्यू की बहन है। आर पी का पिता है, पी का पिता कौन है? आर है। फिर आगे दिया हुआ है और एस आर की माँ है, आर की माँ कौन है? एस है। तो कह रहा है कि एस जो है क्यू से कैसे रिलेटेड है? तो इसके लिए ये पिता और पिता की माता, तो पिता की माता ग्रैंड मदर होती है ना, तो ग्रैंड मदर इसमें दिया है क्या? तो हाँ, यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है और ये काफ़ी रिलेटेड है, आप इसको बना सकते हैं। मैंने ऐसी जब एमटीएस का एग्ज़ाम हम लोग का चल रहा था, एसएससी वाला सेक्शन में हम लोगों में तो कम आता है, तो एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा था तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट टेक्निक से भी हम लोग बना सकते हैं। वो शॉर्ट टेक्निक क्या होता था? तो जैसे कह रहा है कि कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलने चाहिए ताकि ये इक्वेशन हम लोग का ठीक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था कि आप डिवीजन को देखिए कि डिवीजन वाला चिन्ह सही है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है और डिवीजन 2/25 लगा हुआ है, तो 2/25 लगा हुआ है, उससे पहले क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन में हो जाएगा, 20 तो कभी नहीं आएगा। यानी डिवीजन को हमको चेंज करना पड़ेगा, ये श्योर हो गया। तो डिवीजन को चेंज करना पड़ेगा, श्योर हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर कभी भी नहीं हो सकता।
अब यहाँ पे प्लस और डिवीजन को चेंज करा रहा है और यहाँ पे क्रॉस और डिवीजन को चेंज करा रहा है। तो अगर हम प्लस और डिवीजन को चेंज भी कर दें तो आप देख लीजिए उससे आंसर मिलेगा कि नहीं। मुझे लगता है कि देख लेते हैं एक बार, प्लस और डिवीजन को चेंज करके फिर क्रॉस और डिवीजन को चेंज करके। तो अगर क्रॉस और डिवीजन को चेंज करके करेंगे तो 35 + 7, मैं चेंज कर रहा हूं क्रॉस और डिवीजन को। तो क्रॉस और डिवीजन को जब हम लोग चेंज करेंगे तो यहां से भी आंसर हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहां पे डिवीजन लगा देंगे 5 से 2 को भाग देंगे तो नहीं बनेगा। ये ऑप्शन भी गलती हो गया, ये आंसर हम लोग का ठीक बैठेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। प्लस और डिवीजन को चेंज करना, यानी 35 को भाग दे लिया 7 से, -5 × 2 और वहां पे करना है प्लस, तो इससे मिलेगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस 5 दूना के 10, ये माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस प्लस 25। तो यहाँ से देखिए तो 20 हम लोगों को मिल जाएगा, तो 5 और 20 ये 30 हो जाएगा, 30 में से 10 जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ये आंसर ठीक है। तो मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन एमटीएस वाले सेक्शन में मैंने बताया था कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसको शॉर्ट टेक्निक से भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन को, कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 के 4 ऑप्शन में से डायरेक्ट जो आंसर चुनिएगा वही हम लोग का आंसर होता है, ठीक है। तो उसमें देखना क्या होता है, तो आपको देखना है कि डिवीजन के साथ में क्या लगा हुआ है, डिवीजन के साथ में फिट बैठ रहा है कि नहीं। अगर डिवीजन को चेंज नहीं करेंगे हम लोग तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। फ्रैक्शन में तो दिया नहीं है हमको, तो 20 लेके आना है, तो डिवीजन इसमें नहीं है मैंने काट दिया, डिवीजन इसमें नहीं है मैंने काट दिया, ये दोनों के पास डिवीजन था। अब ये डिवीजन क्या कह रहा था, क्रॉस और डिवीजन, तो क्रॉस और डिवीजन को हम चेंज करते, मतलब यहाँ पे डिवीजन हो जाता, यहाँ पे क्रॉस हो जाता, तो वापस 5 को हम 2 से भाग देते तो फिर से वो हम लोगों का 2.5 के पास आता ना, तो फिर 2.5 में गुना करते 20 का, तो फिर वो फिर निगेटिव में मान लेके चला जाता। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं। अब यही क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं? जरा देखिए ब्रदर कि क्या इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो हम लोगों का दिया हुआ है कि कुणाल नॉर्थ में 10 किलोमीटर चला, मैं यहाँ बना लेता हूँ, कुणाल जो है नॉर्थ में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से 6 किलोमीटर साउथ में चलता है, तो यहाँ से साउथ में 6 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ पे आ गई, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। अब फिर कह रहा है कि फिर वह 3 किलोमीटर पूरब में चलता है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब में चलता है, यहाँ जब आ गया तो 3 किलोमीटर पूरब में चलता है, तो कहीं यहाँ पे आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, ये 3 ये हो जाएगा ऐसे करके। जैसे उसने शुरुआत में कहा कि 10 किलोमीटर पहले वह नॉर्थ में गया, ये है 10 किलोमीटर का इलाका, फिर कह रहा साउथ में 6 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर आ गए तो नीचे वाला 4 बचा होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ से वह पूरब में 3 किलोमीटर जाता है, तो 3 किलोमीटर चला, यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया, तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि जब भी ऐसे पॉइंट हो जाए तो इसको सीधी लाइन से मिला लेते हैं, तो क्या यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें एगो भुजा 3 और एगो भुजा 4, तो एगो भुजा 3 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 5 ही होगा ना, तो 5 किलोमीटर दिया है, तो इस तरह से इसको टिक कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्या इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे? देखते हैं ब्रदर कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते। चलिए मैं इसको देख लेता हूं। दिया हुआ है किसी क्लास में मोहन आगे से 18, ये मोहन है, मोहन आगे से 18 है और पीछे से 20 है, तो उस लाइन में टोटल संख्या मिल जाएगा। टोटल कैसे नहीं मिलेगा? तो 18 + 20 - 1, तो 18 और 20 38 हो गया, -1 करेंगे 37 हो गया। फिर कह रहा है कि उसी क्रम में सूरज पीछे से, उसी लाइन में ना, उसी लाइन में सूरज पीछे से, यहाँ पे मान लेते हैं सूरज है और सूरज का पीछे से रैंक 7वां है और राजीव आगे से 11वां है। मान लेते हैं कि यहाँ पे राजीव है और राजीव का रैंक आगे से दिया हुआ 11, तो हमसे कह रहा है कि बतावे कि सूरज और राजीव के बीच में कितने लोग। तो हम लोग ऐसा पढ़े हुए हैं कि जब हम लोगों को इधर का रैंक मिल जाए और जब हम लोगों का इधर का रैंक मिल जाए और ये टोटल दिया गया हो, ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, ये दिया गया हो, तो ये जो बीच वाला इलाका है उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते थे? तो यहाँ पे टोटल में से
अगर लेफ्ट और राइट को कम कर दिया जाएगा तो हम लोगों का बिटवीन निकल जाएगा। पहला तो ये होता था, अगर बिटवीन ऐसे नहीं निकल रहा होगा, जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो टोटल 37 है ना, टोटल 37 दिया हुआ है, तो टोटल 37 हो गया। तो हमने कहा कि टोटल में से लेफ्ट और राइट को घटा लीजिए, तो 37 में से घटाना है 11 प्लस 7, तो 11 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो 37 माइनस 18 19 हो जाएगा ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। ये बेहतर क्वेश्चन था, क्योंकि रैंकिंग के अंदर भी क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है हम लोगों का। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो अगली क्लास है मैथ का जो डिस्कशन है, अब जो भी आप सेट देंगे 1 2 3 4 5 करके, तो हम लोग उसको एक दिन में पढ़ लेंगे, उसका सोल्यूशन एक दिन में देख लेंगे हम लोग। और अभी 3 बजे से हम लोगों का इंग्लिश का डिस्कशन होगा, इंग्लिश वाले सर रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन तो गया ही ग्रुप के अंदर, तो वो हम लोग 3 बजे से स्टार्ट करेंगे, या जो भी टाइम दिया गया होगा उसमें हम लोग इंग्लिश का करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अभी जस्ट मैं क्वेश्चन भिजवा देता हूँ सेट नंबर 2 का, आप उसको देना शुरू कर लीजिए। ओके, थैंक यू।